इंडिविजुअल टीचर्स को चूज करने के लिए आपको किस चीज ने फैक्टर ने मोटिवेट किया? हिसार में ये टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। टिपिकल रूटीन क्या रहता है इन जनरल आपका डे का, और ये टेस्ट के दौरान कुछ कभी बदला मेंस के बाद या सब कुछ सेम ही रहा? स्केड्यूल ऐसे था कि 4 बजे उठता था, फिर मैं पढ़ लेता था थोड़ी देर 2-3 घंटे, फिर मैं थोड़ी देर बाहर चला जाता था, फुटबॉल खेल लेता था, साइकिलिंग कर लेता था। जैसे मैं तो 11th में यूएस चला गया था 1 महीने के लिए, तो मैंने क्लासेस तो लगाई थी पर मेरा मटेरियल सॉल्व करने में पीछे हो गया था। वैसे मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। वो तो मेरे को लगता है बिगेस्ट वेस्ट टाइम है। तो सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करिक्स में भी हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया? संडे टू संडे स्काई सर भी क्रिकेट का प्लान रखते थे, हम वहाँ भी खेलने जाते थे। बोर्ड्स के लिए तो वैसे मैं यही कहूँगा कि मेरे को तो ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं, क्लास नोट्स अच्छे थे। हेलो एवरीवन, देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम का रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है और उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स, मिथ्स रहते हैं जिसको आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, आई प्रेजेंट यू ऑल आर्यन, जिसकी ऑल इंडिया रैंक एडवांस के अंदर 3011 आई है और जेईई मेंस में जिसकी रैंक 2343 आई थी बच्ची की। ठीक है, हेलो आर्यन, कैसे बेटा? ठीक हूँ सर। बढ़िया। एक बार अपना नाम बताओ। आई एम आर्यन तायल। मेरे पेरेंट्स का नाम करण तायल है, जो एक स्टील की फैक्ट्री है उनकी, और मेरी मदर का नाम कशनी तायल है, वो अपना एक डांस स्टूडियो और रीडिंग बुक क्लब फॉर चिल्ड्रन चलाती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 3011 कैसा लग रहा है ये रैंक लेके आने के बाद? खुद को, पेरेंट्स को, फैमिली को कैसा फील हो रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली भी खुश है। 2 साल मेहनत करी तो अब अच्छा रैंक मिल गया, आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा रैंक खराब आया जो एक्सपेक्टेड था, पर ठीक है, फिर भी मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपकी प्रिपरेशन को लेकर कुछ बातें यहाँ बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, तो हम उसी की बात अभी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने तैयारी कब शुरू करी, कौन सी क्लास से शुरू करी और कहाँ से शुरू करी? मैंने तैयारी बिल्कुल 11th में ही शुरू करी। 11th के पहले मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया। ठीक है। और मैंने तैयारी हमारे हिसार के ही इंडिविजुअल टीचर्स से करी। केमिस्ट्री के लिए स्काई केम एजुकेशन, ठीक है, फिजिक्स के लिए लीना मैम का इंस्टीट्यूट, और मैथ्स के लिए V2 वरुण सर। ओके, तो आपको इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता कैसे लगा, या इंडिविजुअल टीचर्स के बारे में पता कैसे लगा आपको? स्काई सर तो मेरे दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स थे जो 10th से जाते थे, तो उनके ही थ्रू मैं गया, फिर मेरे को अच्छा लगा। ठीक है। बाकी भी फिर जो मेरे फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया, हमारा काफी बड़ा बैच था 10th में जो था, काफी दोस्त थे, वो सारे यहीं जा रहे थे, फिर मैं गया, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने भी वहीं ज्वाइन कर लिया। तो आज की इस वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां लोग इतने सारे कॉर्पोरेट्स के ऑप्शंस रखते हैं, इंडिविजुअल टीचर्स को चूज करने के लिए आपको किस चीज ने, फैक्टर ने मोटिवेट किया? एक तो जैसे मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि मेरे को हिसार ही रहना है 11th-12th में। ठीक है। कोटा नहीं जाना या दिल्ली नहीं जाना। और फिर जो मैंने अपने दोस्तों से सुना, या तो वो यही था कि हिसार में ये टीचर्स काफी अच्छे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा वगैरह के, जो हिसार में इनके सेंटर्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। ये टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पास रिजल्ट्स भी थे पिछले सालों के, काफी साल से चल। तो इस 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा फील हुआ कि यार अगर मैं XYZ कोचिंग में पढ़ रहा होता तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एज रहता, या कुछ भी ऐसा फील हुआ कभी? मेरे को तो ऑनेस्टली कभी ऐसा लगा नहीं था कि अगर जैसे दिल्ली में मैं होता तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होता। तो एक जनरल डाउट हमेशा ये रहता है कि किसी भी कोचिंग के पास अगर हम जाते हैं तो जनरली बच्चा वहां जाता है, तीनों क्लासेस हो जाती है। इंडिविजुअल टीचर्स की क्लासेस का कैसे कोऑर्डिनेशन रहा करता था? हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। जो भी जैसे सारे मैथ्स के टीचर्स थे, उनका एक सेट टाइम में ही क्लास होती थी। सब मैथ्स टीचर्स का एक ही टाइम पे क्लास होती थी, फिर हमारी 10-15 मिनट की ब्रेक होती थी। ठीक है। और सारे सेंटर्स पास ही है, मतलब बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट। और फिर बस हर जगह केमिस्ट्री की ट्यूशन होती थी, तो आप वहां जाओ, फिर वो क्लास लगा के फिजिक्स की क्लास लगाओ। ठीक है, तो क्लासेस का तो चलो समझ आ गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, बट डाउट्स किसी को पूछने हो या मॉक टेस्ट देने हो तो वो सब कैसे मैनेज होता था? सबका सेट टाइम था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि 2 टीचर्स का टाइम कभी ओवरलैप कर रहा है या कुछ।
डाउट क्लासेस के लिए भी सेट टाइम्स था। फिर अगर हम टीचर से बात भी कर लेते थे, बाय चांस कुछ हो जाए तो वो भी सारे अकोमोडेट कर लेते थे। तो इंडिविजुअल टीचर से पढ़ने के साथ मतलब आपको टेस्ट इंडिविजुअली ही देने पड़ते थे या कुछ फुल सिलेबस टेस्ट भी होता था जो तीनों सब्जेक्ट के साथ में हो सकते थे? काफी होते थे फुल सिलेबस टेस्ट और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स पे भी होते थे। अच्छा। तो उसका भी थोड़ा फायदा रहता है कि एक ही जगह के हम टेस्ट नहीं कर रहे, एक ही पैटर्न के टेस्ट नहीं कर रहे, कोई टीचर अपने हिसाब से पीसीएम करवा रहा है, एक्सपोजर ज्यादा मिल जा रहा है टेस्ट का। ठीक है। तो एक बार, क्योंकि सभी बच्चों का डाउट रहता है कि बच्चे ने फिजिक्स में, मैथ में और केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया, आप मुझे एक बार डिटेल में उसके बारे में बताएंगे? केमिस्ट्री में तो मैंने बिल्कुल ही जो भी मटेरियल कोचिंग ने दिया था वो ही किया, कोई भी बुक और नहीं करी। ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स में मैंने सिंगेज करी और फिजिक्स में थोड़ी बहुत एच.सी. वर्मा भी करी, पर मेनली जो भी मटेरियल टीचर्स देते हैं वो ही किया, बाकी सब टाइम मिला तो कर लिया। ये बाकी टीचर्स का मटेरियल सारा कंप्लीट किया। मतलब आपने इन मटेरियल के अलावा कुछ एडिशनल करने का, रिसोर्सेज की कोई हेल्प नहीं ली है, और ना ही अगर बच्चा इनके थ्रू अगर करना चाहे तो आराम से चीज हो सकती है? हाँ, अगर ये आप सारा कर लो तो आराम से हो सकता है। तो एक टिपिकल रूटीन क्या रहता है इन जनरल आपका डे का, और ये टेस्ट के दौरान कुछ कभी बदला मेंस के बाद या सब कुछ सेम ही रहा? जैसे मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसे था कि मैं जल्दी सो जाता था और जल्दी उठ जाता था। ठीक है। तो मेरा ऐसे स्केड्यूल ऐसे था कि 4 बजे उठता था, फिर मैं पढ़ लेता था थोड़ी देर, 2-3 घंटे, फिर 7 बज जाते थे जैसे, फिर मैं थोड़ी देर बाहर चला जाता था, फुटबॉल खेल लेता था, साइकिलिंग कर लेता था, फिर थोड़ी देर 2 घंटे के आसपास और पढ़ लेता था, और फिर मेरी क्लासेस का टाइम हो जाता था। फिर शाम को मेरा कंपैरेटिवली फ्री होता था, 1-1.5 घंटा पढ़ता था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, दिन में कितने घंटे आपने पढ़ाई को डेडिकेट करे हैं इन 2 सालों के अंदर? 5 से 6 घंटे आप कह सकते डेली। ठीक है, क्लासेस के अलावा बात क्लासेस के अलावा। ठीक है। तो इन सब के अंदर घर का माहौल, घर का एनवायरनमेंट या पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की प्रिपरेशन के दौरान? इम्पोर्टेंट तो होता ही है। मेरे पास प्रॉपर स्टडी एरिया था, डिस्टर्बेंसेस नहीं थी, आराम से मैं वहां बैठ के पढ़ सकता था सारे टाइम। मेरे को लाइब्रेरी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे से लाइब्रेरी में कभी ज्यादा टाइम पढ़ा नहीं जाता था, दोस्तों के साथ चला जाता था। तो घर पे अच्छा माहौल था, उससे मेरा काफी फायदा रहा। मैं ये बात यहाँ सबको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो एग्जाम है, ये 2 साल की जो जर्नी है, ये सिर्फ बच्चे की जर्नी नहीं होती है, इसमें माँ बाप का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है। आपने मेंस की और एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ में करी, या पहले मेंस को किया फिर एडवांस को बाद में किया? क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही इसके लिए? जैसे मिड 12th तक तो हमारा मेंस का चैप्टर पढ़ाते थे, पूरा चैप्टर पढ़ाते थे, और साथ में एडवांस क्लासेस लगती थी वंस अ वीक। ठीक है। उसका मटेरियल भी मिलता था, एडवांस बेस मटेरियल, तो तब तक तो साथ में ही था। ठीक है। फिर जब सिलेबस खत्म सा हो जाता है, अक्टूबर में खत्म हो गया था, फिर हम कंप्लीटली मेंस पे चले गए थे। फिर एडवांस का सिलेबस नहीं था कुछ। ठीक है। तो बस मेंस के टेस्ट देते थे। मेंस खत्म होते ही फिर हम वापस एडवांस पे आ गए थे। ठीक है। फर्स्ट तो मेंस खत्म होने के बाद आपने सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एडवांस को किया, या पहले सीबीएसई बोर्ड्स करे फिर एडवांस किया? नहीं, मैंने तो साथ साथ ही किया। साथ साथ ही किया। ठीक है। मेंस 2 का बच्चा अगर कोई मान लो मेंस 1 ज्यादा अच्छा ना कर पाए और उसको मेंस 2 भी करना है, तो तीनों चीजें कैसे मैनेज होंगी साथ में? हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे भी कुछ बच्चे, मेंस 1 अच्छा नहीं हुआ, फिर जैसे सर तो ऐसे ही कहते थे, दोनों चीजें साथ आप लेके चल सकते हो। और अगर आपकी मेंस 1 की तैयारी अच्छी है और फिर भी अच्छा नहीं हुआ, फिर तो यही एनकरेज करते हैं कि आप एडवांस ही करो। ठीक है। अगर तैयारी थोड़ी कम थी तो कहते हैं कि आप मेंस 2 कर लो, और फिर जैसे एडवांस में नंबर कम लाने होते हैं आपको कंपैरेटिवली। हाँ, करेक्ट। तो आप चैप्टर छोड़ के जा सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। ठीक है। तो फिर ये एनकरेज करते हैं कि मेंस 2 के लिए भी जो चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रांग है, वो एडवांस के लिए जो आखिरी में 1.5 मंथ होता है उसको कर। तो किसी भी बच्चे के लिए तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना, मैनेज करना, वो कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसा मैंने बहुत प्रॉब्लम सुनी है बच्चों को कि सर तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, कैसे बच्चा उसको टैकल करे उस प्रॉब्लम को? मैं तो ऐसे ही करता था कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा काम है वो पहले कर लो। अच्छा। तो जो भी काम प्रायोरिटी वाइज जो भी काम है वो मैं करता जाता था, और बाय चांस पीछे हो गया वीक में तो फिर वो आपको अपने हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कभी करना पड़े। मैंने कभी ऐसे फिक्स नहीं किया था कि रोज मैं इस टाइम पे ही फिजिक्स पढ़ूंगा, इतनी ही फिजिक्स पढ़ूंगा। जितना ज्यादा काम था उतनी ज्यादा फिजिक्स कर ली, उस दिन थोड़ा काम
बाकी सब्जेक्ट्स कम कर दे लिया दिया फॉर उनको। एग्जाम्पल। ठीक है। तो आपने एक चीज यहाँ पर बोली कि अगर थोड़ा वो चीजें रह जाए, तो मैं इसी चीज को लेता हूँ कि कभी कोई रूटीन के हिसाब से आपका सिलेबस या टॉपिक आपका मिस हो गया, आपका टेस्ट मिस हो गया, या आपकी रिवीजन मिस हो गई, आपका होमवर्क मिस हो गया, तो वो बैकलॉग बन के एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसको कैसे बच्चा उससे बचे या उससे निकले बाहर अगर उसमें फंस गया है तो? जैसे मैं तो 11th में यूएस चला गया था 1 महीने के लिए। ठीक है। तो मैंने क्लासेस तो लगाई थी, पर मेरा मटेरियल सॉल्व करने में पीछे हो गया था। ठीक है। तो उससे मेन इफेक्ट मेरा मैथ्स पे आ गया था। अच्छा। फिर वो कवर करने के लिए तो आपको जैसे यही कहते हैं, बाकी चैप्टर्स जो नए चैप्टर्स हैं वो तो आप नहीं छोड़ सकते किसी भी पैरेलल हालत चलाते में। रहो उनको तो। हाँ। ठीक है। जहाँ पे भी टाइम मिलता रहे, मान लो 1-2 दिन की छुट्टी होगी या जो भी है, वहां पे आप पुराने चैप्टर्स को रिकवर करते रहो। ठीक है। जितना जल्दी रिकवर करोगे उतना बेटर है। और बस यही कहते हैं कि जितना आपका बैकलॉग है अभी, उससे ज्यादा और बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी तब चल रहा है वो आपको सारा साथ के साथ ही करना होता है। ये सारा जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप उसमें कवर करो। तो इस बैकलॉग को कवर करने के लिए टीचर्स ने कुछ आपकी हेल्प करी या आप खुद से ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे? हेल्प तो करते ही हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी एडमिशन लेने में भी लेट हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो उसमें भी फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया था जब मैं आया। तो टीचर्स ने ही खुद से ही बुला बुला के खुद सारा वापस पढ़ा दिया। बाद में भी कुछ भी आपको जैसे वापस पढ़ रहे हो, डाउट्स हैं, तो वो तो आप जा सकते थे कभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हेल्प तो काफी करी ही है, पर इवेंचुअली आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे में डिस्ट्रैक्शंस का आना बड़ा कॉमन है कि डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, या तो मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ या मैं गेम खेले जा रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली उससे भाग रहा हूँ उसको कवर करने के लिए। तो इस फीलिंग से कैसे बचा जाए? मेरे लिए तो एक जैसे मैंने आपको बताया मैं यूएस से आया था, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेरा पीयर ग्रुप। अच्छा। तो ये लोग तो काम करते रहते थे, मेरे को यही था कि हाँ मेरे को इनके जितना तो काम करना ही है, इनके जितने टेस्ट में मार्क्स लाने ही है। तो फिर उससे मेरा होता रहा कवर की काम करना ही पड़ा। वैसे मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। Okay. वो तो मेरे को लगता है बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। आप कुछ नॉलेजेबल भी नहीं सीखते, बस आपका टाइम वेस्ट होता रहता है और पता भी नहीं लगता कितना टाइम उसमें चला गया। करेक्ट। तो मेनली मैं तो यही कहूंगा कि आपका पीयर ग्रुप वैसा हो, वो भी पढ़ रहे हो, आप सारे साथ पढ़ रहे हो, तो उससे काफी आपका सही रहता जाती है। है उसके अंदर। आपको कभी डिमोटिवेशन भी हो रही हो तो भी आप बात कर सकते हो, सब कर सकते हो, लाइट फील कर सकते हो उससे हम थोड़ा सा। तो सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करिक्स में भी हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, चाहे वो घूमना हो, खेलना हो, गाने सुनना हो, कुछ भी तरह का? म्यूजिक तो मैं काफी सुनता ही था। अभी भी सुनता हूँ। बाकी स्पोर्ट्स का मेरे को काफी शौक है ही पहले से। तो संडे टू संडे स्काई सर भी क्रिकेट का प्लान रखते थे, हम वहां भी खेलने जाते थे, ट्यूशन वाले बच्चे। मैं अपने आप से भी अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ खेलता हूँ। और 11th तक तो मैं काफी कोडिंग भी करता था, वीकली चैलेंजेस आते हैं एक वेबसाइट पे, वो भी करता था। ठीक है। फिर 12th में नेचुरली धीरे धीरे कम हो तो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इतने सारी चीजों को करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट लेके आना संभव है। हाँ। अगर बच्चा डेडिकेटली टाइम दे उस चीज को तो रिजल्ट जरूर आता है हमारा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, हम बार बार सब कुछ क्लासेस लगा के सब पढ़ के टेस्ट दे रहे हैं, बट टेस्ट में मार्क्स किसी कारणवश अच्छे नहीं आए। तो ऐसे में बच्चा क्या करे? मतलब टेस्ट देना छोड़ दे, टीचर से बात करे, या पेरेंट्स सपोर्ट करें? उस केस में क्या करे बच्चा अगर टेस्ट किसी कारण से अच्छा ना हो? टेस्ट देना छोड़ना तो फिर वापस वही बात होगी, भागने वाली बात होगी। करेक्ट। कि आपके फाइनल एग्जाम में तो आएंगे ही वो क्वेश्चंस। तो मेरे को तो जो लगा कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या जैसे मैं सिंगेज कह रहा था, सिंगेज आप कर सकते हो, उसमें थियरी भी होती है। तो उससे आपका चैप्टर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अगर आपको जो नॉर्मल करके आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे वो मेरे लिए तो काफी हद तक ठीक हो गया। तो इस टेस्ट को लेके ना एक बहुत बड़ी एक डाउट रहता है बच्चों को कि जो टेस्ट यहाँ इंडिविजुअल टीचर्स करा रहे हैं, उनका लेवल और एक्चुअल पेपर का लेवल जो आता है क्वेश्चंस का, वो कितना सेम है, मिसमैच है उसके अंदर? मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में देखे थे, क्या वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस मेरे को फाइनल टेस्ट में देखने को मिले? हाँ, वो तो है ही। और कितनी रेंज के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के भी हम पेपर्स करते हैं, प्रीवियस ईयर भी पेपर्स करते हैं, तो उससे फिर सारे वो कवर हो जाते हैं। जिस भी टाइप का पेपर आए, ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता वहां जाके कि ये लेवल अनएक्सपेक्टेड है। जैसे हमने एडवांस के भी पहले
एक पेपर किया जिसमें 360 में से हाईएस्ट हमारे इंस्टीट्यूट पे 100 110 नंबर थे। कुछ टेस्ट किए जिसमें सबके एक ही पेपर में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे थे। सारे कुछ टाइप के पेपर्स कवर हो जाते हैं। ये भी एक फायदा ही है अलग अलग टीचर्स लेने का, सारे अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, तो एवरीथिंग इज कवर्ड। तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कब शुरू करने चाहिए और कितने साल तक के कवर करने चाहिए? मेंस के जैसे हमने किए थे जो भी 2024 के थे, 10 पेपर होते हैं हर साल के, वो 10 के 10 तो किए थे पेपर की फॉर्म में, टेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, शिफ्ट वाइज जो थे आते, शिफ्ट वाइज। ओके। और जो प्रीवियस ईयर के थे हमें इनकरेज किया था 2020 से लेके 25 तक के 24 तक के 24 तक के सारे कर लो प्रैक्टिस फॉर्म में, असाइनमेंट फॉर्म में। और एडवांस के लिए हमने किए थे लास्ट 10 इयर्स के इनकरेज किए 2015 से। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो पिछले ईयर्स के और करने चाहिए हमें या इतना काफी है? मैंने तो इतने ही किए थे, पर आप जितने करो उसमें कोई नुकसान तो होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी कॉमन बात कही जाती है केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री रैंक बूस्टर होती है ना, कि इसमें मार्क्स लेके आना आसान है और आपकी रैंक जनरली वो बूस्ट करती है। तो क्या ये बात सच है या फिर बस एक ऐसी लोगों के बीच में फैली हुई बात है? एक मेरे साथ तो ये एक्चुअली हुआ ही है। ठीक है। जबकि आई डोंट लाइक द सब्जेक्ट। अच्छा। तो मेंस में भी जैसे मेरे 91 थे केमिस्ट्री में और एडवांस में भी 77 थे। तो दिस इज मोर देन आई थिंक प्रीटी मच इक्वल टू जो मेरे बाकी दो में मिला के नंबर आ रहे थे। ओके। तो बहुत फर्क पड़ा केमिस्ट्री से। मेरे को तेज भी हो जाती है जो मैंने देखा है। मैं ऐसे पेपर करता था, पहले मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो मैथ्स में अगर 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी लग गया वो केमिस्ट्री में कवर हो जाता था। तो टाइम भी सेव हो जाता है। टाइम सेव हो जाता है। तो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में, कुछ आप ऐसा बताना चाहें जो गलतियां आपने करी हो या आपको लगता है कि बच्चे करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए? काफी लोग इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं। अच्छा। तो बोरिंग तो मेरे को भी बहुत लगी, पढ़ने में भी दिक्कत होती है, आपको याद ही करना होता है काफी सारा। ठीक है। तो उसमें आप जितना याद कर लो उतना बेटर ही है, क्योंकि पेपर में आता है वो क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, आपको बस सीधा टिक करके उसको आंसर निकाल देना है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी होगी थी एंड तक। उसके लिए यही है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बीच में से नहीं उठा सकते। बीच में से नहीं, आपको वो सारे ही आने चाहिए। बिल्कुल। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है जीओसी के या आपके आइसोमेरिज्म के, तो आपके आगे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। ठीक है। फिजिकल के बारे में कुछ कहना चाहोगे इसके अंदर? फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेनली बस प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हो जाएगा। बेटर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फॉर एडवांस। मेंस के लिए टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक ऐसा बहुत कॉमन है कि कुछ चैप्टर्स फिजिकल के स्पेशली बहुत टफ माने जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया हमारा। तो इन चैप्टर्स को कुछ बच्चे छोड़ने की सोचते हैं, आपके हिसाब से ये सही स्ट्रेटेजी है या नहीं है? छोड़ना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। जैसे स्काई सर कहते थे एंड में, अगर आपका वो चैप्टर वीक भी है तो आप बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए जो सारे सही कर सकते हैं, वो तो आपसे हो ही जाना चाहिए। थोड़े वीक हो सकते हैं चैप्टर्स, और अगर आप स्टार्टिंग से करो फिर तो ऐसा कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होता है वो प्रैक्टिस करने का। तो स्काई सर ने जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 11th का और 12th का कब का पूरा करा दिया था? 11th का जितना मेरे को याद है मार्च के स्टार्टिंग में या जस्ट फेब के एंड में हो गया था। ठीक है। 12th का हुआ था एंड ऑफ अक्टूबर। यानी कि आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया था। हाँ। आपके पास नवंबर से लेके और फरवरी मिड तक हमारे बोर्ड स्टार्ट हुए थे, काफी टाइम था। बोर्ड्स के लिए तो वैसे मैं यही कहूंगा कि मेरे को तो ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, क्लास नोट्स भी अच्छे थे, तो मैं तो बस सैंपल पेपर देके ही मैं बोर्ड्स देने चले गए थे। ठीक है। तो सिलेबस खत्म होने से लेके बोर्ड्स के बीच तक का काफी टाइम हमारे पास है। इस दौरान कोई रिवीजन क्लासेस लगी, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हुए, या बस सिलेबस खत्म करा के आपको छोड़ दिया गया वहां पर? नहीं, मेंस के तो जैसे जस्ट आफ्टर सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो गए। ठीक है। तो वो शायद ट्वाइस अ वीक होते थे, वो जाके देना होता था, सेंटर पे जाके देना होता था। फिर हमारे धीरे धीरे पीसीएम शुरू हो गए, प्रीवियस ईयर भी और अलग टेस्ट भी। तो एंड जस्ट बिफोर मेंस तक तो वो 4 एक वीक में या 5 एक वीक तक हो गए थे। ठीक है। उसके बाद बोर्ड्स के पहले भी हमारी 1-2 क्लास लगी थी, और बोर्ड्स के बाद एडवांस के लिए तो वापस क्लासेस लगने लगी थी, तो टेस्ट होते रहे। टोटल क्लासेस केमिस्ट्री की चली कब तक है आपकी? एडवांस के 1 वीक पहले था। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। इसमें इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर आपका
पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में स्काई सर का क्या रोल रहा आपकी इस सब्जेक्ट को शेप करने में, आपके रिजल्ट को ऑब्वियसली एक्सप्लोर अच्छा करने में? क्या स्काई सर का रोल रहा है इसके अंदर? काफी रोल है, जैसे मैं कह रहा था आपको, मेरे को तो स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। ठीक बात है। फिर भी जब मैं फर्स्ट क्लास में भी गया तो स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ा रहे थे तो तब से ही मेरे को काफी अच्छा लगने लगा सर का। जैसे सर हंसी मजाक करते रहते हैं क्लास में, उसमें फिर आप पढ़ लेते हो सब्जेक्ट साथ के साथ, कांस्टेंट टेस्ट होते हैं, वाइवा ले लेते हैं बीच में, तो यू आर फोर्स कि आप याद भी करके आओ, टेस्ट की तैयारियां भी करो, और पढ़ाते भी अच्छा ही है। तो डांटते मारते हैं सर या बस ऐसे ही मतलब? मेरे को तो नहीं डांटा, पर अच्छा। किसी किसी को कभी कभी डांट देते थे। स्काई सर के लिए अगर मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करूं, आपकी 2 साल की जर्नी रही है, आसान नहीं होता इतने लंबे सफर को कवर करना, खासकर जब हमें सेम ही चीज पढ़नी हो। तो स्काई सर ने इस पूरी जर्नी में आपको कैसे मोटिवेट किया, या उनका कुछ रोल रहा हो, कुछ स्पेसिफिक आपको इंसिडेंट्स कुछ याद आ रहा हो? जैसे बीच बीच में मेरे नंबर टेस्ट में कम आ जाते थे, तो मेरे पापा भी गए थे मिलने स्काई सर से, मैं भी गया था। तब भी स्काई सर ने यही कहा कि अभी तो नेचुरल है, ऊपर नीचे होता, आप पढ़ते रहो, टॉपिक पे ध्यान दो। फिर इवन इन द एंड जब मेरे एडवांस की आंसर की रिलीज होती है तो मेरे नंबर लेस देन एक्सपेक्टेड बन रहे थे। अच्छा। तब भी मैंने स्काई सर को कॉल किया, स्काई सर ने कहा अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, रैंक की वेट करो, और फिर रैंक ठीक आ गई। एक्सेसिबल है, कभी भी आप बात कर सकते हो, काफी अच्छा था। बढ़िया, ठीक है। तो एक बस हम लास्ट में अभी बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं। जैसे किसी बच्चे की 11th मान लो किसी कारण से उसने अच्छे से नहीं करी, क्लासेस मिस करी हैं, हेल्थ ने साथ नहीं दिया, वो व्हाटएवर रीजंस 11th उतनी अच्छे से नहीं कवर कर पाया हो, तो 12th के साथ साथ कैसे 11th को भी कवर किया जाए फिर साथ में? ये फिर वही बात है कि आप 12th तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आपकी 12th पहले अच्छे से होनी चाहिए, और साथ के साथ ही जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो फिर आपको उसमें कवर करना पड़ेगा। तो उसमें आपको खुद से ही करना पड़ेगा, आपके बाकी दोस्त नहीं कर रहे होंगे, वो नहीं पढ़ रहे होंगे, फिर भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत लंबा सफर है, 2 साल की जर्नी है, ऐसा बीच में हुआ होगा कि कभी नेगेटिव थॉट्स आए हो, उस नेगेटिव थॉट्स के साथ ओवर थिंकिंग, हमारा दिमाग रुकता ही नहीं है कि क्या पता मैंने यार गलत चूज कर लिया, मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं। इन थॉट से कैसे बचे कोई बच्चा? बस मेरा तो वही था, जैसे मैं कह रहा था, काम तो करना ही है, तो फिर आप काम करने लग जाते हो, धीरे धीरे 5-10 क्वेश्चन करते हो, जो भी टॉपिक आपको पसंद है आप उसके क्वेश्चंस कर लो, फिर उससे थोड़ा माइंड ठीक हो जाता है, आप काम पे आ जाते हो। ठीक है। और कभी कभार मान लो आपने सब कुछ किया, क्लासेस भी लगाई, आपने टेस्ट, आपने प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए, लेकिन आपके एक्चुअल टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आए, जैसे आपके साथ खुद हुआ, एक्सपेक्टेड मार्क्स कम आए कुछ में, तो फिर हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि मुझे आगे उतनी ही एनर्जी से पढ़ना है और अपने मार्क्स को धीरे धीरे इंप्रूव करना है? मुश्किल तो होता ही है, जैसे मेरे कुछ काफी अच्छे दोस्त हैं, उनका भी मींस 1 अच्छा नहीं गया, ठीक है, फिर पर आपको वही सोचना होता है कि बस आप व्हाट इज इन योर कंट्रोल, आप तो पढ़ ही सकते हो, मेहनत ही कर सकते हो, तो बस वो करते जाओ, इवेंचुअली तो रिवॉर्ड मिलेगा। करेक्ट। तो लास्ट में किसी भी एस्पिरेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो बच्चा 11th में है या 12th में है या कोई 9th में ही है, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे और इस जर्नी में बहुत अच्छे रैंक के साथ सक्सेसफुल रहे? ओवर थिंक ना करो चीजों को, और बस अपना बेस्ट देते जाओ, अपना काम कंप्लीट करते जाओ, बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, बस कि अपने काम पे फोकस करो, वो करते जाओ, इवेंचुअली रिवॉर्ड मिलेगा। सो थैंक यू आर्यन। थैंक यू। हमने बच्चों जैसे सुना यहाँ पर कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ही आ रही हैं, हर बच्चा उनको फेस करता है। आपने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स के आंसर यहाँ पर सुने, तो खुद पे विश्वास रखिए, अपने टीचर पर विश्वास रखिए, जहां कहीं दिक्कत लगती है अपने टीचर से मिलिए, उनको समझाइए प्रॉब्लम, और अपने इस जर्नी को जितना अच्छा हो सकता है, जितना डेडिकेटेडली आप पढ़ सकते हैं उतना बढ़िया बनाइए और अपनी अच्छे से रैंक लेकर आइए। सो थैंक यू एवरीवन।